Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Today, our topic of discussion is CUET 2023 domain subject most important MCQs about political science. जो भी स्टूडेंट्स इस साल अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की यूजी एंट्रेंस के लिए जो NTA CUET कंडक्ट कर रहा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर है उनके लिए ये टेस्ट हो रहा है मई के महीने में। तो इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट है उनके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लाए हैं। इसमें दोस्तों जो पेपर होता है ये 50 MCQs होते हैं जिसमें से आपको 40 MCQs करने होते हैं। तो ये MCQs जो होते हैं ये 12th का जो आपका सिलेबस है NCERT बेस्ड उसी में से आता है। इसीलिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पे लाए हैं जो ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से हमने लाए हैं ताकि आपको ये एक गाइडेंस मिल जाए कि पेपर कैसे आता है। तो आइए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं डायरेक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम वो शुरू करें मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप का लिंक है उसको भी ज्वाइन करें ताकि और भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन CUET के बारे में आप तक पहुँच सके। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कोल्ड वॉर के बारे में सही नहीं है। इट वॉज ए कंपटीशन बिटवीन द US एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव अलाइज। तो ये तो था, ये सही है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। ये सुपर पावर्स के दरमियान जो है एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, ये भी सही है। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, ये भी एक सही है। द US एंड USSR वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर, तो ये सही नहीं है क्योंकि कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी। सेकंड इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में नैम इसको बोलते हैं, तो इसमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, फॉरियन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। ये न्यूट्रलिटी नहीं था। अलबत्ता नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री ब्लॉक, ये भी सही है। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। तो नैम जो था ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे और न्यूट्रलिटी की बात ये नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर है सी। देन थर्ड इज विच अमंग द फॉलोइंग वर इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर क्राइसिस। कोल्ड वॉर में कौन 2 कंट्री जो थी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो इसका सही आंसर है डी यानी USA एंड USSR। प्रेजेंटली इसको अमेरिका और रशिया कहते हैं। मार्शल प्लान वाज प्रपोज्ड इन। ये जो मार्शल प्लान था ये कब प्रपोज हुआ यानी कब ये लाया गया था। क्वेश्चन इसका सही आंसर है ए यानी 1945 टू 50। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following is not directly connected with the superpower relationship after the World War II। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो था इसका डायरेक्टली कनेक्शन सुपर पावर्स के साथ नहीं है। कौन सी वो टर्म है। दैट इज डिटॉन जो है आर्म्स रेस भी था लेकिन डीकोलोनाइजेशन का इसके साथ कुछ नहीं था। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज डीकोलोनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन मीन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर है डी यानी गेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द कॉलोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। Then question number 7 is which among the following countries is one of the India's largest trading partner among the SAARC countries। जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC है इसमें से कौन सी कंट्री इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनर ट्रेड पार्टनर मानी जाती है जिनके साथ ज़्यादा हम बिजनेस करते हैं। तो नेचुरली वो श्रीलंका है यानी बी। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज नॉट अ फीचर ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम जो था इसका कौन इसमें से फीचर नहीं है। दैट इज इसका सही आंसर है डी दैट इज पीपल हैड द राइट टू प्रॉपर्टी यानी वहां पे लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी था। ये गलत है, वहां राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। अलबत्ता देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, द सोवियत गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड द बेसिक नेसेसिटीज एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज एंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन्स। देन क्वेश्चन नंबर 9 consider the following statement that have contributed to the process of globalization, choose the correct statement। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दैट इज डी यानी ऑल ऑफ द अबव यानी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन भी इससे हुआ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी इसके साथ कनेक्टेड है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF एंड WTO। ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ वाबस्ता है। देन
क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सारी करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, द क्लब ऑफ रूम पब्लिश्ड अ बुक इन 1972 एंटाइटल्ड लिमिटेड टू ग्रोथ, ये भी सही है। इन 1987 बंडंग रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश्ड, सही है। रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्स बाय डिक्लेयर समिट इन 1992, ये सब ठीक सही है। देन MCQ नंबर 11, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश वाज ड्राफ्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश जो है इसको किन प्रिंसिपल्स के बेस पे बनाया गया था? इसका सही आंसर है सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। देन वी हैव 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर जो है दैट इज 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नंबर 14 इज हाउ कैन वी से दैट द कोल्ड वार मैनेज्ड टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इससे ह्यूमन सर्वाइवल हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी अलायंस बिल्डिंग था, बैलेंस ऑफ पावर था, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर है हाँ, एज इट अवॉइड इज द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वार, इससे वर्ल्ड वार नहीं हुआ। रिवाइवल सुपर पावर्स बिहेव्ड नेशनल रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स एज सुपर पावर मेंटेन डिटेरेंट रिलेशन विद अदर। तो इससे क्या हुआ? ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार की वजह से हमने इंसानों की जान को बचते हुए देखा। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बी, बैलेंस ऑफ पावर। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। इन चीज़ों को जो है करेक्ट सीक्वेंस में रखो, यानी आसियान विजन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ओपन डोर पॉलिसी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 3-2-4-1। पहले 3 आता है, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी आती है, और लास्ट में आसियान विजन आता है, अगर सीक्वेंस की हम बात करें। देन MCQ नंबर 17, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्स एट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का एम क्या होता है? इसका सही आंसर है बी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। देन MCQ number 18, that is which of the following statement defines the broader meaning of terrorism। terrorism का broader meaning क्या निकलता है? that is D, यानी a systematic use of terror, often violent, especially as a means of coercion, acts of unlawful violence and war, violent acts which are intended to create fear। ये तीनों चीजें सही है। then 19 जो आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें से वो कौन सा है? दैट इज ए, फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्लोबलाइजेशन से हमें काफ़ी फायदे हुए, लेकिन सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जो है ये जनरेट नहीं हुई। अलबत्ता हम देख सकते हैं इट हैज़ बेनिफिटेड लेस एजुकेटेड पर्सनस, इससे सबको फ़ायदा पहुंचाया। इट हैज़ इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे FDI बढ़ा। इट हैज़ क्रिएटेड हेल्दी कंपटीशन, इससे कंपटीशन भी बढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है, शॉक थेरेपी इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद। शॉक थेरेपी जो है ये किस चीज़ के साथ वाबस्ता है? इसका सही आंसर है डी, स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द US डॉलर। जो US डॉलर के मुकाबले में रशियन रबल करेंसी था, उसी के स्टेबलाइजिंग जो है, उसी को हम जो उसका गिरावट जो हमने देखा उसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। नंबर 21 जो है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ वाज क्रिएटेड बाय। इसको कब किसने क्रिएट किया? दैट इज UN जनरल असेंबली। विच 22 विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इन 1988। किस लीडर ने ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी 1988 में पाकिस्तान के अंदर? तो इसका सही आंसर है बी, यानी बेनज़ीर भुट्टो, जिसका बाद में मर्डर हुआ। एजेंडा 21 इज इन द फेवर ऑफ चूज द करेक्ट स्टेट। एजेंडा 21 क्या था? 23 का सही आंसर है सी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वी हैव 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स इज करेक्ट। ब्रिक्स के बारे में सही चीज़ क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिक्स टर्न्ड इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ एशिया इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009। देन वी हैव 25, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्यूबान मिसाइल। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जो है, तो इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? दैट इज डी, बोथ ए एंड बी, यानी इन 1960 न्यूक्लियर मिसाइल वर प्लेस्ड इन क्यूबा। दूसरा है द इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर वेपन्स पुट US अंडर थ्रेट।
USSR wanted a full scale war between the two countries. ये सही नहीं है, यानी A और B इसका सही है, यानी D आंसर है. Then we have 26. To bring a change in society with the time of ideas of Sarvodaya comes under the which of the following revolution पर जयप्रकाश नारायण. ये जो है इसका सही आंसर है C. आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को बोलते थे. 27 की बात करें, a parliamentary force of Nizam of Hyderabad which was sent to respond people's movement was known as. इसका सही आंसर है रजाकार्स, उनको बोलते थे. 28. which of the following facts is incorrect about National Development Council. तो इसका आंसर सही है C. The chairman of National Development Council was the President of India. Then we have 29. which of the following statement about the India's nuclear policy is or correct. कौन सा चीज़ है जो है पॉलिसी के बारे में सही है. तो इसका सही आंसर है A. India's nuclear program was started in the late 1940. Then we have 30. Question number 30. That is, which of the following statement was the cause of defeat of Congress in 1967 general election. तो कौन सा कॉज बना जिससे कांग्रेस को डिफीट हुआ 1967 में. तो इसका सही आंसर है D, यानी ऑल. ये सारी चीज़ें. इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन रीजनल एंड एथनिकल कम्युनल ग्रुप्स, जो रीजनल और एथनिकल कम्युनल ग्रुप्स बने उनकी वजह से. इंक्रीजिंग यूनिटी अमंग नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो उसमें उनमें यूनिटी आ गई. इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस पैदा हुई, तो इन चीज़ों की वजह से जो है 1967 में जनरल इलेक्शन जो कांग्रेस का था वो हार गई. 31 जो है, मजदूर किसान शक्ति संगठन टुक द इनिशिएटिव इन डिमांडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ डैश वर्क. तो इसका सही आंसर है A, यानी फेमिनाइन रिलीफ. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एजेंडा ऑफ जनरल इलेक्शन 2009 बाय द UPA सेकंड. तो 32 का जो है इसका सही आंसर है A, यानी बोथ 1 and 2, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इक्विटी. देन वी हैव 33. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. इसका सही आंसर है D, यानी B और C. पावर्स आर कंसंट्रेटेड विद द यूनियन गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स आ गए. गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. Then we have 34. Which among the following was not a challenge that independent India faced. तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ये चैलेंज नहीं था. कौन कौन से चैलेंज थे और कौन नहीं था. तो 34 का आंसर है B, यानी एस्टैब्लिश ऑटोक्रेसी. ये कोई चैलेंज नहीं था. हाँ, चैलेंज जो था दैट वाज शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, एस्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन द टू रिलीजियस ग्रुप्स. 35 जो है, विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट इंडिया इसराइल रिलेशनशिप. इसका सही आंसर है D, कॉपरेशन टू फॉर्म ए मिलिट्री अलायंस. देन 36. हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. तो इसका सही आंसर है B, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 37 की हम बात करें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रीजन ऑफ राइज ऑफ वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन इंडिया. इसका सही आंसर है D, यानी द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट. द लेट कॉमर्स इधर फ्रॉम India or abroad were seen as encroachers on scarcity resource like land. It is seen as potential competitors, employment opportunity, political power. इसका सही सारे ऑप्शन सही है. 38. Which political party dominated the first 3 जनरल इलेक्शन. पहले 3 जनरल इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबको डोमिनेट किया. तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. 39. Why did the Janata Party government appoint a commission of inquiry headed by Justice J.C. Shah in May 1977. क्यों इस कमीशन को बनाया गया. तो इसका सही आंसर है D, यानी टू एनक्वायर इन सेवरल आस्पेक्ट्स. ये बेसिकली इमरजेंसी के बारे में बनाया गया था. तो इसके सारे ऑप्शन सही है. देन 40. वाई NDA थर्ड इज कोalition इज ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस मेजॉरिटी कोalition. इसका बिकॉज इट ब्रिंग्स वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition. तो इसका सही आंसर है B. तो ये जो है 40 MCQs हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए. ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है और इंशाल्लाह जो आपका पेपर आएगा उसमें वो एक्सपेक्टेड ऐसे ही आएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी कंपलसरी है. इसके बाद भी हम और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और आने वाले अपडेटेड वीडियोस को देखते रहें. बेल आइकन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाए. जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो जल्द आपके पास पहुँचे. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.